नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिवहर विधायक चेतन आनंद का चिराग पासवान पर जोरदार हमला देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान को उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में है या नहीं है। गठबंधन में अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। गठबंधन में है तो हर सीट पर आपको जाना चाहिए। गठबंधन समन्वय से चलता है। जीतन राम मांझी के सपोर्ट में आपको बताते चलें, चिराग पासवान नहीं गए। दोस्ती एक तरफा नहीं होती है। चेतन आनंद एक बड़ा कह लीजिए कि आरोप जो है वो चिराग पासवान पर लगा रहे हैं कि गठबंधन के अंदर अपने स्टैंड को चिराग पासवान को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक तरफा नहीं होती है। एनडीए को समर्थन देने वाले विधायक चेतन आनंद। चेतन जी, आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा है जिसमें आपने चिराग पासवान पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, ये सवाल तो जायज़ है। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं जाना और कहीं नहीं जाना, ये पिक एंड चूज़ करना, इससे गठबंधन में जो है बहुत क्वेश्चन मार्क उठता है। और ये स्पष्ट उनको करना होगा कि अगर गठबंधन में अगर आप हैं तो हर एक सीट पे आपको जाना चाहिए। हाँ, और आपके जो लोग हैं उस तरीके से टर्न अप गठबंधन के लिए करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, कहीं आप पिक कर रहे हैं, कहीं चूज़ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, एक गठबंधन जो है वो पर्सनल फैंटेसीज से नहीं चलती है। गठबंधन जो है सबके एक साथ आकर के उसके बाद क्या कहते हैं एक समन्वय बनता है, और उसके बाद उस समन्वय से जो है एक गठबंधन चलता है। और इमामगंज में जहां उपचुनाव हुआ वहां पर को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगा कि क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है क्या? उनके सपोर्ट में आप नहीं गए? हाँ, शिवहर में जब चुनाव हुआ तब उधर 3-3 बार हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम आपने दिया, 3-3 बार हेलीपैड बना, उसके बाद आप नहीं आए। तो आपको जहाँ पर ज़रूरत लगता है कि आपको वोट चाहिए, उधर आपको क्या राजपूत वोट नहीं देते हैं क्या? आपको मांझी जी के वोटर्स वोट नहीं देते हैं क्या? तो जब सब लोग वोट आपको दे रहे हैं तो आपका भी एक धर्म बनता है, क्या कहते हैं, आपका भी एक ड्यूटी है कि आप भी दूसरों को जो है मदद कीजिए। हाँ, एक तरफ से मतलब कहते हैं ना कि जब भी कोई दोस्ती होती है एक तरफा दोस्ती नहीं होती है, और प्यार भी एक तरफा नहीं हो सकता है। लेकिन आप भी चूंकि एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, वो भी एनडीए के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसका मतलब क्या समझाया जाए? नहीं, ये तो हिदायत है उनको। ये हिदायत है कि इन चीज़ों से उनको परहेज करना चाहिए, और आगे जो पॉलिटिकल वे से जो है एक मोर मैच्योर वे से, हमसे बड़े हैं, हाँ, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनको डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद उनके सांसदों के द्वारा क्या टिप्पणी हुई, उनके द्वारा क्या टिप्पणी हुई, भाई आप स्पष्ट कीजिए ना कि मतलब आप हैं कि नहीं। हमने तो इतना ही पूछा था, है ना। और हमारा प्रश्न जो है वो सिर्फ हमारा प्रश्न नहीं है, सभी लोगों का प्रश्न है। तो ये थे एमएलए चेतन आनंद। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो दरअसल चेतन आनंद के पिता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर निशाना साधा था। उन्होंने चिराग पासवान के राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए थे, जिस पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा था। के तौर पर कांग्रेस दल भी शामिल है। की बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं, और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं, और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया नहीं दिया, मैं बस उनको इतना सुझाव दूं कि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, भले खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हो, पर उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना,
मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है। छोटे से शीतकालीन सत्र में भी सत्ताधारी दल और विरोधी दल में कई मुद्दों पर तीखी तकरार देखने को मिल रही है। आज भी शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि विपक्ष किस मुद्दे पर सरकार को घेरती है। इसी सबके बीच आज नीतीश सरकार जो है बिहार विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने वाली है, जिसमें पहला बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 होगा और दूसरा बिहार सरकारी परिसर आवंटन संशोधन विधेयक। दोनों ही विधेयक बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विधानसभा से आज की कार्यवाही से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सरकार, सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होने की पूरी संभावना है। कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मुद्दा उठाया और जिसके बाद सरकार ने भी जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला काफ़ी तूल पकड़ गया और सत्ता पक्ष और विरोधी दल के बीच में काफ़ी हंगामा हुआ और जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वॉकआउट भी किया था। आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उम्मीद है कि विपक्षी पार्टी कोई न कोई बड़ा मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी और सरकार की तरफ से भी जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच में बिहार विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होना है। बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 और बिहार सरकारी परिसर आवंटन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। सरकार ने ये दो महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में लाने की घोषणा की थी और दोनों विधेयक आज पेश किया जाएगा। लेकिन नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि आज विपक्ष किस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती है और सरकार उसका क्या जवाब देती है। लेकिन शीतकालीन सत्र छोटा भले ही हो, लेकिन सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश करके अपनी मंशा भी साफ कर दी है और विपक्ष भी इस छोटे सत्र पे अपने मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिल्कुल शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र 5 दिनों का छोटा, लेकिन जनता के हित की बात जरूर होनी चाहिए और इसीलिए सवाल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ। विधानसभा परिसर से हमारे न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज तीसरा दिन है तो आज की कार्रवाई की सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि क्या कुछ खास रह सकता है। देखिए विभा, निश्चित तौर पे आज तीसरा दिन है। छोटा सत्र भले ही है, लेकिन छोटे सत्र में भी कई महत्वपूर्ण विधेयक को सरकार को पास कराना है। तो आज भी हम आपको तस्वीर भी दिखाते रह रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर आज तीसरा दिन सिक्योरिटी वाले लोग अलर्ट हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दो महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया जाएगा, विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें है कि 1956 के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जो विधायकों को आवाज़ दिया जाता था उसकी वसूली कैसे हो, बेदखली कैसे हो, इसको लेकर हम आपको तस्वीर दिखा रहे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नंद किशोर यादव। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विधेयक 1956 के बाद इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। तो विधायक जो रहते थे उन्हें वसूली कैसे करना है, उनको बेदखल कैसे करना है, इसको लेकर एक विधेयक पेश किया जाएगा ताकि जो विधायक रहते हैं जिन्हें आवंटन होता है उसमें कई बात आसान तरीके से हो जाए। इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए थे। कुछ विधायकों ने आरोप लगाया था कि उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है या फिर अचानक से बेदखल किया जाता है। तो इसको लेकर महत्वपूर्ण विधेयक आएगी। दूसरा है कि बिहार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पेश होगा, जिसे खेल मंत्री सुरेश मेहता प्रस्तुत करेंगे। जाहिर सी बात है कि बिहार में खेल को लेकर भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और इस विधेयक को भी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन नज़र इस बात को लेकर भी टिकी रहेगी विभाग की आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विरोधी दल किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। कल जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा तो सरकार ने अपने तरफ से जवाब देने की पूरी कोशिश की। आज किस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, विपक्ष का इस पर नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कल सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया था। आज स्थिति क्या रहेगी और जिस हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे विधानसभा के बाहर की तस्वीर है और कुछ देर के बाद आप देखिएगा पोर्टिको में विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपने हाथों में तख्ती लेकर सरकार को घेरने के लिए पहुंचते हैं। मुद्दा बेहद दिलचस्प होता है। कई बार मुद्दे को लेकर सरकार को जवाब देने में भी परेशानी होती है। तो यही कुछ देखने को मिलता है जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है। तो आज भी दिलचस्प होगा। और आरक्षण, इन दोनों मुद्दों को लेकर कल विपक्ष जो है बहुत आक्रामक नजर आया था, सरकार को घेरते हुई तस्वीरें नजर आई थी। और आज देखना होगा कि आज
सरकार को विपक्ष किन मुद्दों के साथ यहां घेरती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जरा वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर चुनाव हारने पर ही ईवीएम की शिकायत क्यों आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप जीते तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई और अगर आप हार गए तो ईवीएम खराब हो जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इससे लेकर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीतते हैं तो सही, हारते हैं तो गड़बड़ी क्यों। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर उस याचिका को खारिज करते हुए खड़ा किया गया जिसमें यह कहा गया था कि भाई ईवीएम में छेड़छाड़ हो जाती है, ईवीएम में खामी आ जाती है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणी सामने आई। और अब बात मल्लिकार्जुन खड़गे की करें तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, जिसे लेकर झारखंड में भी बयानबाजी का दौर जो है वो तेज हो चुका है। जेएमएम कांग्रेस का यह कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, जबकि बीजेपी ने इसे लेकर जोरदार हमला किया। सवाल उठेंगे जब तानाशाही सरकार रहेगी और उन पर आरोप लग रहे हैं। जहां उनकी सरकार होती है, जहां प्रशासनिक महकमा उनका होता है, वहां विशेष करके वो धांधली करते हैं। कई एक ऐसे आरोप लगते हैं। पहले तो ऐसे आरोप नहीं लगा करते थे, इन पर ही आरोप क्यों लगते हैं। तो ये जहां ये कुछ गड़बड़ियां कर पाते हैं या कर सकते हैं, वहां ये करते हैं। सभी लोग ये बात मानते हैं। तो इस पर अगर सीधा रुख अपनाना है केंद्र की सरकार को तो एक सर्वदलीय कमेटी गठित कर दें। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब देश यह मांग कर रहा है, आधी 2/3 आबादी इस बात को मांग कर रही है कि बैलेट से चुनाव हो, तो आखिर सरकार को हर्ज क्या है बैलेट से चुनाव करवाने में। सरकार क्यों पीछे भाग रही है बैलेट से चुनाव करवाने में। अगर सरकार के मन में थोड़ी सी भी ईमानदारी है, अगर सरकार को यह लगता है कि ईवीएम हैक नहीं होता, तो सरकार एक बार बैलेट से तो चुनाव करा के देख ले। सरकार बैलेट से चुनाव कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और अपने गुंडों के बल से ये लूट ले उसको। भैया ये कैसे होगा। आज का आधुनिक युग है, अब इतना कागज कैसे बर्बाद होगा। अब तो डिजिटल चल रहा है ना। अब डिजिटल जब चल रहा है तो धीरे धीरे अब कागज बंद हो रहे हैं, इसलिए इनके कहने से कुछ होना नहीं है। ये अब बैलेट वाला युग लौटने वाला नहीं, ईवीएम का युग आ गया है। चुनाव तो होंगे ईवीएम पर। और बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पर खनन विभाग के 2 पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। 2 खनन अधिकारी सस्पेंड हुए, जिनके ऊपर ये गाज गिरी है। खनन पदाधिकारी के ऊपर ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इनमें जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, लाल बिहारी प्रसाद और अंजनी कुमार, बालू माफियाओं के साथ मिली भगत का गंभीर आरोप इनके ऊपर। सरकार को राजस्व के साथ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का आरोप लगा था। 15 लाख CFT बालू जब्त करने के बाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है और इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता जुड़ चुके हैं। संतोष, एक बड़ी कार्रवाई, शिकायत और शिकायत में कहीं ना कहीं सत्यता पाई गई और तभी ये गाज गिरी है। बिल्कुल सत्यता के आधार ये बन गया कि 15 लाख CFT बालू जब्त किया गया था उनके इलाके में, जहां से ये अधिकारी सारण के जो जिला खनन पदाधिकारी और खनन निरीक्षक है, इन दोनों के ऊपर विभाग की गाज गिरी है। खास करके विभाग के जो मंत्री है वो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनके निर्देश पर छापेमारी की गई थी और 24 घंटे के अंदर बड़े मात्रा में बालू जब जब्त किया गया था, तो विभाग ने पहली कार्रवाई की है यह और खनन विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और डीएम ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरा से जो बालू छपरा आ रहा है, नाव के रोकने की कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा रहा, जिसके कारण आए दिन अधिकारियों के ऊपर गाज गिर रही है। मैं बता दूं, कुछ दिन पहले ही
डोरीगंज थाना के तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। और एक दूसरी बड़ी कार्रवाई अब यह हो रही है कि जिला के खनन पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया है, खनन निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो खनन इंस्पेक्टर के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई। अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां जगदीशपुर बगनगरी गांव के राम जानकी मठ की जमीन पर बसे मुस्लिम परिवार को लेकर अब विरोध तेज कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि गांव के संत, ग्रामीण मुखिया, सरपंचों ने बैठक की और जांच एजेंसियों को भी पत्र भेजा। मठ की जमीन खाली करवाने की इनकी तरफ से मांग की गई। दरअसल जगदीशपुर बगनगरी गांव की अगर बात करें तो राम जानकी मठ करीब 34 एकड़ जमीन में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। इस मठ परिसर की बात करें तो इस मठ परिसर में दूर दूर तक किसी का घर नहीं है, लेकिन मठ की जमीन पर एक कोने से मुस्लिम परिवार के बसे होने की बात सामने आती है और इसे लेकर ही सालों से विवाद जो है वो चलता भी आ रहा है। मठ की जमीन पर बसे जहीर खान और महंत पर ग्रामीण कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सकरा के अंचलाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के जगदीशपुर बगनगरी गांव में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं यह राम जानकी मठ है। काफी भव्य सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बगनगरी में करीब 34 एकड़ में फैला यह राम जानकी मठ जो है इन दिनों काफी विवादों में आ गया है। दरअसल इस मठ के महंत पर एक गंभीर आरोप यहाँ के ग्रामीणों ने लगाया है कि उन्होंने इस मठ के जमीन को एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को दे दिया है और उसको बसा लिया है। अब पूरा परिवार वह यहाँ पर रह रहा है। लेकिन सबसे खास बात कि जो जहीर खान है जो इस मठ की जमीन में रहने लगा है, उसको लेकर अब ग्रामीण आपत्ति दर्ज कराने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहीर खान अब मंदिरों में आकर भगवा रंग का ड्रेस पहनकर तिलक लगा कर रहने लगा है और वह पूजा पाठ से जुड़ी तमाम चीजों में शामिल होने लगा है, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि अगर वह सिर्फ पूजा पाठ करे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने धर्म का भी काम कर रहा है और यहाँ पर आके जो ट्रस्ट की चीजें हैं उसका उपयोग कर रहा है। यहाँ से जो मठ से जो आमदनी होती है वो सारा कुछ जो है उसी पर महंत के द्वारा खर्च किया जा रहा है, जिससे इस मठ में अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और मामले को लेकर ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कई एजेंसियों को भी खत लिखा है और हाल ही में गृह मंत्रालय तक को भी खत लिखा है। वहीं धार्मिक न्यास बोर्ड ने भी इस मामले में एक नोटिस 2022 में भेजा था, जिसमें महंत श्याम सुंदर दास से पूछा गया था कि आखिर इस मठ की जमीन में दूसरे लोग कैसे आकर बस गए, उन्हें कैसे जमीन दे दिया गया, उनके घर को खाली कराया जाए। लेकिन आज तक वह घर खाली नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीण जो है वह काफी परेशान है। उनका कहना है कि उनकी भावनाएं आहत होती है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है वह दूसरे धर्म का है, लेकिन उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वह सिर्फ एक धर्म का काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री में भी वह क्या करता है, ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों की मनोदशा यहाँ पर क्या होती जा रही है। लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, इसलिए लोग जो है अब इस मामले में लगातार बैठक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ निर्णय सामने आता है, क्योंकि लगातार इस मामले की जांच जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। महंत श्याम सुंदर दास से नजदीकी होने के बाद 98 में उसको मठ के पीछे वाले कोना में, मतलब पहले वो दूसरे कोना पर था, उसको मठ के मंदिर के नजदीक ले आए। मठ का जो प्लॉट है वो 31 एकड़ 20 डिसमिल का प्लॉट है, जिसमें मंदिर के सिवाय किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोगों का घर नहीं है। गैर धर्म के एक लोग को वहां ले आए। महंत जी का उसके प्रति क्या विचार है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों से ये है जो पूरी मठ की जो आय होती है वो उस जहीर खान के पीछे, तीनों भाई के पीछे पूरा संपत्ति को। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।